अभिलाषा हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे हैं चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं इस समय। इस क्रम में इस समय चल रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल से प्रश्न उत्तर। अभी तक हम 27 प्रश्न इस सेगमेंट से हल कर चुके हैं। आज 28वें प्रश्न से देखते हैं। ये वे प्रश्न उन प्रश्नों का संकलन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले ये प्रश्न पत्र शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने एजुकेशनल ग्रुप में अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। कोई सुझाव हो या कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। देखिए 28वां प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? ए पाणिनि, बी नागार्जुन, सी पतंजलि और डी सरहापा। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा सी। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख महाभाष्यकार पतंजलि ने किया है, जिससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध रूप अपभ्रंश कहलाते थे। 29वां प्रश्न है, अवभट्ट भाषा से तात्पर्य है? ग्रामीण अपभ्रंश से, परिनिष्ठित अपभ्रंश से, सी ग्रामीण प्राकृत से या डी परिनिष्ठित प्राकृत से। टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए। अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश। अवहट्ट अपभ्रष्ट शब्द का विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या अपभ्रंश का परवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवभट्ट अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड 900 ईस्वी से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया जाता है। अवहट्ट को अपभ्रंश और पुरानी हिंदी अर्थात ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार अद्धमाण यानी अब्दुल रहमान संदेश रासक इनकी रचना है। दामोदर पंडित, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की वर्ण रत्नाकर, विद्यापति की कीर्तिलता आदि हैं। 30वां प्रश्न है, अवहट्ठ में शिक्षा के लिए कौन सा रूप मिलता है? ए शिक्षा, बी शिक्षा, सी शिक्षा और डी शिक्षा। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015, एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 इसका में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा सी अर्थात शिक्षा, शिक्षा। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा शब्द रूप मिलता है। अपभ्रंश के परवर्ती रूप को अवहट्ट नाम दिया गया है। अवहट्ट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप मिलता है। 31वां प्रश्न है, राहु सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं? ए सरहापा, बी कढ़ापा, सी डोम्बिपा और डी कम्मरिपा। ये केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ए अर्थात सरहापा। राहु सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं सरहापा। राहु सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध सरहापा हैं। सरहापा को हिंदी का पहला कवि माना जाता है। राहु सांकृत्यायन ने सरहापा का समय 760 ही स्थिर किया है। अधिकांश विद्वानों को यही समय मान्य है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहापा में ही दिखाई देता है। 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? ए पुतलीपा, डी मणिभद्रपा, सी कनखलपा और डी लक्ष्मीकारा। ये टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए यानी कि पुतलीपा सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का नाम है पुतलीपा, जबकि मणिभद्रपा, कनखलपा और लक्ष्मीकारा ये सिद्ध योगिनियां हैं। सिद्ध साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्यधारा है। सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है, जिसमें मणिभद्रपा, लक्ष्मीकारा तथा कनखलपा योगिनी थी। इन तीनों के अतिरिक्त मेखलापा भी सिद्ध योगिनी थी। इस प्रकार 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थीं। पुतलीपा भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के माने जाते हैं। 33वां प्रश्न, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार
हिंदी के प्रथम कवि हैं कबीर, बी सूरदास, सी सरापा, डी विद्यापति। ये टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि का नाम सरापाद है। वे सिद्धों में सबसे पुराने सिद्धों का प्रथम कवि माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शताब्दी ईस्वी के सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। उनका मूल नाम राहुल भद्र था और उनके सरापाद सरोज वज्र पद्य तथा पद्यव्रज नाम भी मिलते हैं। वे बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक तथा 84 सिद्धों में से एक थे। उनकी कविता में अपभ्रंश का साहित्यिक रूप छूट गया है तथा बोलचाल की भाषा जो आरंभिक हिंदी है प्रयुक्त हुई है। सरापाद की रचनाओं का संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश नाम से किया है। अन्य प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं। 34वां प्रश्न है, हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं? ए डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा और डी डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ये यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा ए। हिंदी के शालिभद्र सूरि हिंदी के प्रथम कवि हैं। ये डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का मानना है। सिद्धों का प्रथम कवि कहा जाता है ए सरापा को, बी कड़हपा, सी गुंडरीपा और डी शेरपा। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात सिद्धों के प्रथम कवि सरापा हैं माने जाते हैं। इन सिद्ध कवियों में से कौन सर्वप्रथम माने जाते हैं? ए लुईपा, बी कड़हपा, सी सरापा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी टीजीटी परीक्षा दिसंबर 2023 में पूछा गया प्रश्न। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात सरापा सिद्धों में सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। 37वां प्रश्न, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? ए नारोपा, बी सरापा, सी गोराचपा, डी लुईपा। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर होगा सरापा। सिद्धों में सबसे पुराने सरापा हैं। सरापाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी पंडित राहुल सांकृत्यायन। पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। 39वां प्रश्न, राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है? तो इसका उत्तर होगा सरापा को राहुल जी ने हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरापा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। 41वां प्रश्न, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और डी राहुल सांकृत्यायन ने। ये पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि राम कुमार वर्मा ने माना। 42वां प्रश्न है, सहजयान के प्रवर्तक हैं ए सरापा, बी सबरपा, सी लुईपा और डी कड़हपा। टीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया। सहजयान के प्रवर्तक माने जाते हैं सरापा। 43वां प्रश्न, सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं? एक, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। 2, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला है। 3, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। डी, सिद्धों की वानियाँ सांकेतिक नहीं है। इसका सही विकल्प है ए 1 और 3, बी 2 और 1, सी 2 और 3, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक और ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। ये बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए, अर्थात 1 और 3 ये कथन इसमें से सही हैं। यानी कि वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ और सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। ये का रामचंद्र शुक्ल ने के इतिहास ग्रंथ में लिखा हुआ है। सिद्धों से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन है, वज्रयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ। सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सिद्ध साहित्य का उद्भव बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से हुआ है। सिद्धों में सबसे पुराने सरापा हैं। सिद्धों की कुल संख्या 84 है। इनकी भाषा संध्या या संधा भाषा कहलाती है। इसमें सांकेतिक शब्द प्रयुक्त होते हैं।
44वां प्रश्न है, तिब्बत के 84 सिद्धों की परंपरा कौन से सिद्ध से आरंभ हुई है? ए नारोपा, बी लुइपा, सी सरापा और डी सबरीपा। ये DSSB PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी यानी कि सरापा। 84 सिद्धों की परंपरा में सिद्ध की आरंभ हुई सरापा से। अगला प्रश्न है, पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी दशरथ ओझा, सी रामविलास शर्मा और डी शिव सिंह सेंगर। ये PGT परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात शिव सिंह सेंगर ने पुष्य पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य पुंड को, पुष्पदंत को शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। इनके साहित्य ऐतिहासिक पुस्तक शिव सिंह सरोज है। 46वां प्रश्न, इन सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने हैं? ए सरहपा, बी मच्छंदरनाथ, सी कढ़ापा और डी गोरखनाथ। उत्तर प्रदेश 47वें असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए और बी यानी कि सरहपा और मच्छंदरनाथ। उपर्युक्त प्रश्न के विकल्पों के आधार पर सिद्धों में सबसे पुराने सरहपा हैं तथा नाथों में सबसे पुराने मच्छंदरनाथ हैं, जिन्हें गोरखनाथ का गुरु माना जाता है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए तथा बी दोनों दिया है। 47वां प्रश्न, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन है किसका है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी राहुल सांकृत्यायन, सी शिव सिंह सेंगर और डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है। वस्तुतः नाथ पंथ बौद्धों सिद्धों की वज्रयान शाखा से निकला है तथा गोरखनाथ ने पतंजलि में उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? ए पुरानी हिंदी, बी प्राकृताभास अपभ्रंश, सी साहित्यिक अपभ्रंश और डी परिनिष्ठित अपभ्रंश। KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए पुरानी हिंदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश और हिंदी के संबंध में यह मत व्यक्त किया है कि इस प्रकार 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। इसी अपभ्रंश के बढ़ाव को कुछ लोग उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी। 12वीं शताब्दी तक निश्चित रूप से अपभ्रंश भाषा ही पुरानी हिंदी के रूप में चलती थी, यद्यपि उसमें नए तत्सम शब्दों का आगमन शुरू हो गया था। इस प्रकार वे अपभ्रंश को हिंदी से अलग रखना चाहते हैं। फिर भी उन्होंने अपभ्रंश के उत्तरकालीन साहित्य को आदिकाल की सामग्री मानकर उसका विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। इन्होंने सरापात को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि माना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि राजा मुंज को स्वीकार किया है। 49वां प्रश्न है, प्राकृताभास हिंदी से आशय है? ए हिंदी, बी प्राकृत, सी पाली और डी अपभ्रंश। NVS प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी से आशय है अपभ्रंश। 50वां प्रश्न, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी मिश्र बंधु, सी राहुल सांकृत्यायन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को आदिकाल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। 51वां प्रश्न, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है? ये इसका उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। 52वां प्रश्न भी है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है? तो इसका भी उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नामकरण किया है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? TGT परीक्षा 2003। इसका उत्तर भी होगा राजा मुंज। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसकी को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? राजा मुंज। 54वां प्रश्न है, पहली ताव न अनुहरई गोरी मुकम्मलस अद्धिटि पुनि उन्नमई पडिपयली चंदस।
प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए स्वयंभू, बी हेमचंद्र, सी पुष्पदंत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी हेमचंद्र का। उपर्युक्त दोहा हेमचंद के ग्रंथ प्रबंध चिंतामणि से उद्धृत समस्या पूर्ति प्रकृति का है। हेमचंद्र की काव्य पंक्तियां अन्य महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। भल्ला हुआ जो मारिया भैड़ी मारा कंतु, रे मड़करिसी की आलड़ी बियसा अच्छहु दूरी, आवही जम्मही अन्नही भी गोरी सुदिज्जही कंतु, सिर जरखंडी लोअड़ी गली मड़ियड्डा न 20। 55वां प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? ए पुष्पदंत को, बी धनपाल को, सी शालिभद्र सूरी को, डी स्वयंभू को। पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि अपभ्रंश का प्रथम कवि कहते हैं। इनकी प्रथम प्रमुख कृति पौंचर्यु या पौंचरित है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक उपयोग पतंजलि द्वारा महाभाष्य ग्रंथ में किया गया है। भरत मुनि ने अपभ्रंश के स्थान पर विभ्रष्ट अभिरोक्ति शब्द का प्रयोग किया है। अपभ्रंश भाषा से जुड़े प्रमुख तथ्य हैं। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग चंड ने किया। किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अड़ भाषा कहा है। आचार्य दंडी अपभ्रंश को आमिर भाषा कहते हैं। तो इस प्रैक्टिस को मैं अभी यहाँ पर विराम देती हूँ। इसके आगे के प्रश्नों के लिए अगले भाग में वीडियो बनेगी। तब तक यदि पहली बार चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसे अपने दोस्तों में और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप मुझे मेरे FB पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।